प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और चलिए अब हम लोग प्रतिदिन की भांति आज भी लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याकरण की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ठीक, यह आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकृति भाव संधि का। और यह परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, और चाहे वह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछता है। ठीक, और कंफ्यूजन का हमको पैदा करती है कि किस सूत्र से, चूंकि इसमें प्रगृह संज्ञा होता है, प्लुत संज्ञा होता है और फिर प्रकृति भाव होता है, संधि होती है, तो यह परीक्षा में पूछता है किस सूत्र से इसकी संधि हुई है, किस सूत्र से इसकी प्रगृह संज्ञा हुई है। चूंकि प्रगृह संज्ञा होता है तब प्रकृति भाव होता है, इत्यादि कार्य होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इसलिए आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी खोल करके अपनी बुक और अपना नोट्स बैठ जाइए। हम अब पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कहाँ पे किस प्रकार से संधि हो रही है, किस सूत्र से हो रही है, किससे संज्ञा हो रही है। आप लोग नोट करते रहिएगा, तब देखिएगा क्लास का आनंद भी आप लोगों को आएगा। तो ठीक, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने इंद्रिय च तक अध्ययन किया था। अब अगला जो सूत्र है वो दूराद धूते च, यह सूत्र है। तो देखते हैं सबसे पहले यह सूत्र कैसा है। विधि सूत्र है। किसका विधान करता है? यह देखिए, विकल्प से प्लुत का विधान करता है, लेकिन विकल्प से। याद रहे कि विकल्प से प्लुत का विधान करता है। यह प्लुत की संज्ञा नहीं करता है, प्लुत का विधान करता है, वो भी विकल्प से करता है। लेकिन किसकी विकल्प से करेगा, तब इसके लिए सूत्र में चलते हैं। कहता है दूरात धूते च, टे की अनुवृत्ति ले लेंगे कि जब दूर से किसी को आहूत किया जाए, बुलाया जाए, है ना, तब उसके टी संज्ञा को विकल्प से प्लुत कर देता है। अर्थात उसकी टी को एक बार विकल्प से प्लुत करेगा, एक बार नहीं करेगा। कंडीशन, उदाहरण देखिए, है ना, है कि ए ही देवदत्त, देवदत्त, दूर देवदत्त कहीं खड़ा है और हम इसको बुला रहे हैं, ए ही देवदत्त, दूर से चिल्लाए, तो यहां दूरात धूते, दूर से आहूत किया गया। तो इसकी जो टी संज्ञा होगी कौन होगी? अचो अंत्य आदि टी। अचो में जो अंतिम अच होगा उसकी टी संज्ञा अर्थात अ की टी संज्ञा हो जाएगी। तो जब टी संज्ञा हो जाएगी, त में जो अ है, तकार उत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा हो जाएगी। जब टी संज्ञा हो जाएगी किससे? विकल्प से। तो एक बार तो टी संज्ञा प्लुत को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प से प्लुत हो रहा है, तो इस तरह से ही लिखा जाता है। तो जब हम इसको लिखेंगे ए ही देवदत्ता का, तो ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। यह विकल्प से प्लुत होने पर, और एक बार विकल्प से प्लुत करेगा तो एक बार नहीं भी करेगा, और जब नहीं करेगा तो कैसे बन जाएगा? सिर्फ ऐसे ही रहेगा, ए ही देवदत्ता, है ना, ये रहा, सिर्फ ऐसे ही। एक बार करेगा, एक बार छोड़ देगा, इसका सिर्फ इतना ही काम है। अब मामला बढ़ता है, हम लोग अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, अगला जो सूत्र है, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। यह देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है ना। यह भी देखिए विधि सूत्र है। यह भी क्या सूत्र है? विधि सूत्र, राइट। यह सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, क्योंकि जब जब प्रगृह सूत्र, जब जब प्रगृह संज्ञा होगी, तब इसी सूत्र से संधि का विधान करेगा। और यही परीक्षा में पूछता है मित्रों, बड़ा कंफ्यूज करता है। अब आइए देखते इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। तो देखिए, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, यह विधि सूत्र है, लेकिन किसका विधान करता है? प्रकृति का विधान करता है, प्रकृति भाव का, प्रकृति भाव का विधान करता है। ठीक, आगे बातें समझ में ना, प्रकृति भाव, लेकिन प्रकृति भाव का विधान करके संधि करता है। लेकिन अब यहां पर हम लोगों को देखते हैं कि किस कंडीशन में प्रकृति भाव संधि करता है। देखिए कंडीशन सीधा स्पष्ट है, प्लुत हो प्रगृह हो।
इसके बाद परे अच हो। ठीक, एकदम स्पष्ट है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। इधर क्या होना चाहिए, प्लुत या तो फिर आपका प्रगृह होना चाहिए। इसके बाद इधर क्या होना चाहिए, परे अच। अच का मतलब कह लें कि अच होना चाहिए। अच प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो नित्य, नित्यम क्या करेगा, ये नित्य प्रकृति भाव करेगा, ये नित्य प्रकृति भाव करेगा। यहां पर विकल्प उकल्प नहीं चलेगा, नित्य ही चलेगा, याद रहे। ठीक, अब देखिए उदाहरण। अब यहां तक तो सिर्फ ये रहा। अब आगे हम लोग संज्ञा सूत्र पढ़ेंगे। यह भी परीक्षा में पूछता है कौन संज्ञा सूत्र है, कौन विधि सूत्र है। इदु दे इदु दे द्वे सॉरी है ना, इदत दे द्विवचनम प्रगृह्यम, यह पूछता है कि यह कैसा सूत्र है, पूछा है कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, तब उस सूत्र की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब लेकिन नहीं, पहले यहां पर इसको ये वाला प्लुत वाला फाइनल कर लेते हैं। ठीक है ना, तब फिर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसका उदाहरण छूट जाएगा। तो अब इसके उदाहरण की तरफ देखते हैं। चलिए इसको इतना हटा ही लेते हैं। अब है कि देखिए उदाहरण है आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। आगच्छ कृष्ण गोश्चरति अत्र गोश्चरति, अत्र गोश्चरति। अत्र गोश्चरति। ठीक, ये उदाहरण है ना। अब देखिए यहां पर कि यह है आगच्छ कृष्ण, मतलब दूर कहीं कृष्ण है, गाय यहां चर रही है। ठीक है, तो दूर से अब बुलाया जा रहा है कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, कृष्ण यहां आओ, यहां कृष्ण आओ, यहां गाय चर रही हैं। तब जब देखिए दूर से बुलाया गया, तो जब दूर से बुलाया जा रहा है तो यहां पर दूराधूते च सूत्र लग जाएगा, और सूत्र लगेगा तो इस कृष्ण में जो टी संज्ञा अ है, इसकी यह प्लुत संज्ञा कर देगा। प्लुत इसको प्लुत का विधान कर देगा। तो जब प्लुत का विधान हो गया तो क्या हो गया, यहां पर अब अ इस प्रकार से बन गया, राइट। अब इसके बाद यहां पर देखिए अत्र गौश्चरति आगे का वाक्य आ गया, इस प्लुत के बाद अ आ गया, है ना। तो अब देखिए इस प्लुत के बाद जब यह अ आ गया, तो सीधा सीधा यह सूत्र अब काम अब करेगा। ठीक, यह संधि का विधान इसमें ये कर रहा है। ये तो सिर्फ प्लुत का विधान किया है, विकल्प से प्लुत का, प्रकृति भाव का विधान तो यही कर रहा है ना। तो जब यह सूत्र आएगा तो यह सूत्र क्या कहा कि भाई देखो, या तो प्लुत हो चाहे प्रगृह्य हो, इसके बाद यदि यह चाहता है तो ये नित्य प्रकृति भाव कर देना है। तो ये देखिए अब यहां पर आ गया कृष्ण, ये प्लुत है। अब यहां के बाद यह अच आ गया, यानी कि प्लुत और अच का कॉम्बिनेशन प्राप्त हो गया। तब नित्य इसको प्रकृति भाव हो जाएगा। तो इसको क्या कर देगा, यह प्रकृति भाव। अब बातें समझ में आ गई ना, प्रकृति भाव। ये अब प्रकृति भाव हो गया तो मूल अवस्था में ही रह जाएगा, मूल स्वभाव में ही रह जाएगा, संधि नहीं होगी, राइट। अब यह देखिए परीक्षा का प्रश्न कि अगर यह उदाहरण दे करके पूछ दे, यही सेम ऐसा लिखे रहे कि यहां पर किस सूत्र से संधि हुई है, तो याद रहे मित्रों, यह भी प्रश्न उदाहरण में और विकल्प में देगा, यह भी देगा। तो हमें प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम लगाना है, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम लगा देना है, ये नहीं लगाना, क्योंकि इससे संधि हो रही। ये तो सिर्फ प्लुत का विकल्प से विधान किया था, संधि थोड़े किया था। अब इसी के लिए है अगला कि यह तो एक बार विकल्प से किया, अब यह एक बार नहीं भी करेगा, क्योंकि देखिए एक बार यहां किया है, एक बार नहीं किया है। तो जब अगर नहीं करता है तब क्या होगा, आगच्छ कृष्ण, है ना। अब अत्र गौश्चरति, अत्र गौश्चरति, राइट। अब यहां पर देखिए प्लुत तो हुआ ही नहीं है। जब प्लुत नहीं हुआ है, बस ये दूर से ही है संबोधन, यहां पर अ, यहां पर अ। जब अ मिलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा,
कौन सी संधि प्राप्त हो गई? वृद्धि दीर्घ संधि। और जब दीर्घ संधि हो जाएगी तो यहां पर इसका यही नीचे लिख लेते हैं, तो क्या हो गया? आगच्छ कृष्णात्र, अ मिलकर के कृष्णात्र, आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति, गौश्चरति। आगे बात है समझ में। अब ये हो गया। यहां पर अगर आप पूछ दे कि कौन संधि हुई है, किस सूत्र से संधि हुई है, अब अगला प्रश्न यहां पर यह उदाहरण दे करके पूछ दे किस सूत्र से संधि हुई है, तो यहां पर हमारा कौन सा सूत्र लगा है बताइए? अकः सवर्णे दीर्घ। आगे बात है समझ में, ठीक। तो ये दोनों अगर उदाहरण अगर दे दे परीक्षा में, प्रश्न में अगर यह उदाहरण देता है किस सूत्र से संधि हुई, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से, अगर यह उदाहरण दे करके यह पूछ दे, अब प्रश्न थोड़ा सा घुमाया, यह पूछ दिया कि यहां पर अ की प्लुत कृष्ण में जो टी संज्ञा है उसकी प्लुत किस सूत्र से हो रहा है, प्लुत का विधान, तो यह दोनों दिया, तो यह प्लुत यहां देख करके इसको नहीं मारना है, दूरा धूते च से इसके प्लुत का विधान हुआ है। आगे बात है समझ में। अब इसमें से इसके से बाहर अब आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछेगा। अन्यत्र उदाहरण भी अगर आप लोग चाहें तो देख लें। यहां पर आगच्छ हरे, आगच्छ हरे, अत्र क्रीडेम, अत्र क्रीडेम, ठीक, अत्र क्रीडेम, कि हरे कृष्ण यहां आओ, कृष्ण आओ, अत्र क्रीडेम, यहां खेले, कृष्ण आओ यहां खेले, ठीक। तो अब बताइए यहां पर प्लुत संज्ञा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, तो जब यह प्लुत हुआ है इसके बाद अच आया है तो यह प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम सूत्र काम करेगा, संधि नहीं होने देगा, प्रकृति भाव ही रह जाएगा जैसे सेम का तो सेम, ठीक। अब अगर विकल्प से आ जाए कि यह प्रकृति भाव नहीं होगा तब क्या हो जाएगा? आगच्छ हरे, फिर यहां पर देखिए है अत्र, अत्र क्रीडेम। अब लीजिए, अब यहां पर देखिए ए है, यहां पर अ है, तो जब यहां पर ए है यहां पर अ है तो कौन सा संधि प्राप्त हो जाएगी, यह बताइए आप लोग, कौन सी संधि प्राप्त होगी, है ना? ए के बाद आता अच कोई भी आ जाता है तो एचो अवाह काम करेगा, है ना? लेकिन उसका भी अपवाद है कौन सा अपवाद है? एंगा पदांतादति, है ना? अब हमारा नहीं एंगा करे, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, कोई भी पदांत एंग के बाद यदि अच आता है तो यह पररूप हो जाता है। क्या हो जाता है? पररूप। तो यहां हमारा एंगा पदांत एंगी पररूपम काम करेगा और यहां पर क्या हो जाएगा? हरेत्र, है ना? हरेत्र, ठीक। अब बाकी सब वही रहेगा, आगच्छ हरेत्र क्रीडेम। बातें समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर भी देखा जाए तो यहां पर भी आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यहां पर हमें कौन सी संधि प्राप्त हुई थी? अका सवर्णे दीर्घ ही प्राप्त हुई थी। इस अका सवर्णे दीर्घ का ये बाधक था, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, इसने इसका जो है कि क्या किया? बाध किया। आगे बातें समझ में ना? अगर आप लोगों को अब ये बात ये आ जाए कि ये प्लुत प्रगृह अचि नित्यम किसका अपवाद सूत्र है, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां कंडीशन आया दीर्घ का अपवाद हो गया, यहां कंडीशन आया तो ये एंगी पर रूपम का अपवाद हो गया, तो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम समझते हैं आप लोगों को, अब ये उदाहरण आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले उदाहरण, अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूत्र है इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। अब यह सूत्र को पढ़ते हैं, बड़ा खतरनाक सूत्र है ये, है ना? परीक्षा में बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है। तो देखिए यह संज्ञा सूत्र है, याद रखिएगा संज्ञा सूत्र है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा में पूछता है। किसकी कौन सी संज्ञा करता है? तो प्रगृह संज्ञा करता है ना? प्रगृह संज्ञा करता है, नोट यहां पर लिखा हुआ है, प्रगृह संज्ञा करता है। किसकी प्रगृह संज्ञा करता है? प्रश्न खड़ा होता है।
तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है ई दू दे द्विवचनम, अर्थात करें कि ईदंत, अर्थात ईदंत, फिर है उदंत, उद अर्थात उदंत दीर्घ रहेगा, उदंत, फिर कहते हैं ऐद यानी कि एदंत, है ना, ऐद नहीं एदंत, एदंत, है ना। फिर कहते हैं द्विवचनम कि ईदंत उदंत और एदंत जब द्विवचन में होंगे तो उनकी प्रगृह संज्ञा होगी। आगे बातें समझ में, राइट। अब जैसे देखिए हरि, हरि क्या है, ये ईदंत है। जैसे जब रूप चलाते हैं हम लोग तो हरि हरि हरयः, है ना, हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन, इस प्रकार से रूप चला देते हैं। ठीक, तो ये द्विवचन है ना। अखा इसकी कंडीशन यह है कि द्विवचन होना चाहिए और उसके बाद या तो ईदंत होना चाहिए या उदंत होना चाहिए या यदंत होना चाहिए, तभी उसकी प्रगृह संज्ञा होगी। तो हो गया उदंत में देखिए विष्णु, विष्णु है विष्णु, है ना, विष्णु है विष्णु। ठीक, तो ये द्विवचन में आ गया, हो गया इसका क्या, प्रगृह संज्ञा। उसी तरह से गंगा गंगे गंगा, तो जब हम लिखेंगे गंगा गंगे गंगा, ठीक, अब ये रहा गंगा गंगे गंगा, तो यहां द्विवचन आ गया ना, और ए है, ठीक, तो इसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। आगे बातें समझ में, ठीक। तो ये तीन कंडीशनों की प्रगृह संज्ञा होगी। ये सिर्फ सूत्र, ये सिर्फ क्या करता है, संज्ञा सूत्र करता है ना। अब अगर अब इसके बाद ये प्रगृह संज्ञा करके खाली हो गया, अब जैसे ही प्रगृह संज्ञा हो जाता है वैसे ही हमारा प्लुत प्रगृह या अचि नित्यम आ जाता है ना। वैसे ही यह सूत्र आ जाएगा जो हम लोगों ने पढ़ा, प्लुत प्रगृह या अचि नित्यम। अब यह सूत्र आ जाएगा, ठीक। अब यह सूत्र आ जाएगा तो इसके बाद देखिए अब ये सूत्र क्या कहता था, यही ना कि प्लुत हो प्रगृह हो या तो उसके बाद अच आता है तो प्रकृति भाव हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहां पर अच आ रहा है ना। जैसे हरि के बाद क्या आ गया, एतव, हरि के बाद क्या आ गया, एतव, ठीक। तब देखिए ये हरि की प्रगृह संज्ञा हो चुकी है, इसके बाद यह अच आ गया है, ठीक। तो अब यहां पर हमारा यह सूत्र काम कर जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रगृह आया है, ठीक, और प्रगृह के बाद क्या आया है, अच। जब प्रगृह के बाद अच आया है तो इसका नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव, ठीक, अर्थात संधि नहीं होगी, सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से फिर इसका होगा हरि एतव विष्णु इमव, है ना। यह भी, इसकी भी देख रहे हैं आप लोग की प्रगृह संज्ञा हो चुकी है, अच पर आ गया तो नित्य प्रकृति भाव हो जाएगा। गंगे अमु, गंगे अमु, है ना, गंगे अमु। अब यह दो गंगा है, यह दो गंगा, यह दो विष्णु है, यह हरि है ना, इस प्रकार का यह हिंदी हो गया इसका, ठीक। अब सब में कंडीशन वही, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव किस सूत्र से, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। अब चलते हैं परीक्षा में जो आप लोगों को फंसाता है क्वेश्चन की तरफ। हरि एतव, उदाहरण देगा हरि एतव, हरि एतव इस सूत्र में, इसमें हरि की किस सूत्र से संज्ञा हुई है, हरि की किस सूत्र से प्रगृह संज्ञा हुई है, तो एक ठयो विकल्प में देगा, हयो देगा, है ना। तो यहाँ प्लुत प्रगृह भी रहेगा, यहाँ भी द्विवचनम प्रगृह, प्रगृह प्रगृह दोनों में दिख रहा है। बच्चे कंफ्यूज, छात्र छात्रा कंफ्यूज, जो तैयारी जो इस प्रकार से नहीं किया, यार साला इसको लगाए कि इसको लगाए समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो याद रहे मित्रों कि ये जो हरि शब्द है इसकी जो प्रगृह संज्ञा हुई है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से हुई है, क्योंकि यह इकारांत द्विवचन है। अब अगला प्रश्न,
अब यह जो है कि चाहे यह हरि के लिए पूछे, विष्णु के लिए पूछे, गंगे के लिए पूछे, किस सूत्र से प्रकृति संज्ञा हुई है, इससे हुई है। अब अगर यह पूरा अगर दे करके पूछ देता है कि हरि एतव में किस सूत्र से संधि हुई है, विकल्पवा में यह देगा यह देगा, तब क्या लगाना है कि प्लुत प्रगृह अचि नित्यम सूत्र से इसमें संधि हुई है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। आगे बातें समझ में? तो ये ही दो की बात कर रहे थे मित्रों, अभी आगे और भी है इसी तरह से जो कंफ्यूजन पैदा करता है। तो यही बात कर रहे थे हम कि परीक्षा में बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, इसे हम लोगों को नोट कर लेना है, नहीं तो एकदम चारों खाने चित्त कर देता है ना, कंफ्यूज पैदा अब कर देता है। अगला सूत्र है अदसोमात। ठीक, इसको मिटा लेते हैं, देखते हैं। अदसोमात ये भी बड़ा तेज परीक्षा में पूछता है ना। अब तो बात यहां पर पहले प्रश्न उठता है कि यह सूत्र कैसा है। तो मित्रों याद रखिए, यह भी संज्ञा सूत्र है ना, यह भी संज्ञा सूत्र है। क्योंकि आगे बस ये सब प्रगृह संज्ञा करते हैं, प्रगृह संज्ञा करके खाली हो जाएंगे, तब तक जैसे ये सब प्रगृह संज्ञा करते वैसे ही प्लुत प्रगृह नित्यम आकर के हाजिर हो जाता है। कहता है कि जब प्रगृह हो गया तो आइए हम यहाँ हाजिर हैं, हम इसको जो है कि अब संधि होने नहीं देंगे, प्रकृति भाव कर देंगे। राइट, तो ये भी अदसोमात भी क्या करता है, संज्ञा सूत्र है। अब कौन सी संज्ञा करता है ना, ये भी है प्रगृह संज्ञा ही करता है। याद रखिएगा, ये भी प्रगृह संज्ञा करता है। राइट, ठीक। अब आ गई बात की किसकी प्रगृह संज्ञा करता है। तो कहते हैं कि अदस शब्द के मकार से परे, है ना। यहां पर देखिए अदस शब्द हो, ये अदस शब्द का ही बातें हो रही है। अदस शब्द के मकार हो, इस मकार के परे आपका क्या होना चाहिए, इत होना चाहिए, यानी कि आपका इदंत इत होना चाहिए, उत होना यानी इदंत उदंत होना चाहिए, इदंत उदंत होना चाहिए। तो इत और उत की यानी ई और उ सीधे ऐसे लिख देते हैं, समझ में रहेगा आप लोगों को। ई और उ की, है ना, ई और उ की प्रगृह संज्ञा होती है अदस मकार के परे। इसमें कंडीशन नहीं रखा गया कि एक वचन की द्विवचन, नहीं तो जरा सोचिए, जब पीछे अभी तो बोले ही थे ना कि इकारांत और उकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक, तो फिर इकारांत उकारांत यहाँ म के बाद आवे चाहे कुछ आए, इकारांत उकारांत है तो प्रगृह संज्ञा है ना भाई। प्लुत उससे इदु दे द्विवचनम से, ये थोड़ा वहां पर कहा गया था कि म के बाद अगर ई आएगा तब इसकी प्रगृह संज्ञा होगी। वो तो बोले थे कुछ हो, बस बड़ी ई बड़ा ऊ और ए आता है तो प्रगृह संज्ञा होगी इसके द्विवचन की, इसके इधर का कोई कंडीशन नहीं रखा गया। तो फिर यहाँ पर इस प्रकार से ई म कंडीशन रखने क्या जरूरत थी, उस सूत्र से ही काम चल जाता म में भी। तो देखिए यहाँ पर जो है कि जब हम लोग रूप बनाते हैं तो देखिए असव अमु अमी, अदस का रूप जब चलाते हैं तो असव अमु अमी बनता है। तो ये तो द्विवचन का, ये जो ईदु दे द्विवचनम हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, ईदु दे द्विवचनम, इस सूत्र से ही अमु का उकारांत तो पकड़ा जाता, लेकिन ये बहुवचन में न है, वहां पे ईदु दे द्विवचनम था, द्विवचन का ही हो पाता है, बहुवचन छूट जाता है क्योंकि यहां पर भी ई है। इसीलिए इनको पढ़ने को अलग से लिखना पड़ा कि भाई देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर म के बाद भी इकारांत उकारांत आता है तो उसकी भी प्रगृह संज्ञा होगी। अब इसमें जो ये द्विवचन वाला कंडीशन लगाए थे, है ना, अब ये नहीं रखे, चूंकि ये रखते तो फिर ये बहुवचन छूट न जाता, और फिर इसको रखने की आवश्यकता ही क्या थी, द्विवचन तो पिछले सूत्र में ही उन्होंने बोला था। ठीक, तो ये अमु की और अमी की, ठीक, यह हो गई प्रगृह संज्ञा। अच्छा, यही नहीं, अब हम लोग देखेंगे नपुंसक लिंग में भी द्विवचन में बनता है, प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में बनता है।
स्त्रीलिंग में भी बनता है, ठीक है ना। तो ये सभी की अमु और अमी की अमी तो उसमें बनबे नहीं करता है, अमु बनता है, उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। अब बातें समझ में आ गई, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है ना, तो यहां हम लोग लिख लेते हैं, इसका उदाहरण क्या है, अमी ईसा। अमी धन ईसा हम लोग कर लेते हैं, ठीक। ये अमी धन ईसा। अब यहां पर देखिए, अदर शब्द का यह है, अदर शब्द का यह रूप है। अब म है, मकार के बाद इकार आया है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तो हम लोगों का फिर से वही सूत्र आन पड़ेगा, कौन सा, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, यही सूत्र आ जाएगा। और फिर इसकी प्रकृति भाव होकर के क्या हो जाएगा, अमी ईशा, और फिर यह संधि होने नहीं देगा। आगे बातें समझ में। इसी प्रकार से अमी ईशा है, उदाहरण दिया है। फिर राम कृष्णा वमु आसते दिया है उदाहरण, है ना। अगला उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं। उदाहरण तो सारे देखिए, छूटना ना पाए। राम कृष्ण, फिर है कि अमु, फिर है आसते, है ना, इस तरह से। तो यहां पर जो है कि नहीं, यहां पर राम कृष्णो रहेगा, दो द्विवचन है तो राम कृष्णो अमु। तो यहां पर हम लोगों को संधि हो जाती है, ठीक। औ के बाद यदि अ आता है तो कौन सा सूत्र लग जाता है, औ के बाद अ आता है तो ए ऐ ओ औ के बाद आता है, तो यहां पर आव हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, राम कृष्णावमु, ये बन जाएगा उदाहरण में। यद्यपि उदाहरण में आप लोगों को यही दिया हुआ है, लेकिन हम सोचे कि राम कृष्ण अमु करके बना लेते हैं पहले। एचो आवा सूत्र से आवा आदेश हो गया, आव के बाद राम कृष्ण धन अमु, राम कृष्ण अमु, यह बन गया। अब फिर आसते, फिर क्या बन जाएगा, आसते है। अब यहां पर भी देखिए, यह इकारांत का उदाहरण था। अब यहां पर राम कृष्ण अमु हो गया, धन आसते। अब फिर यहां पर मकार के बाद उकारांत है, दीर्घ उकारांत, तो अदसो मात से है कि कौन सी संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा। फिर आस्ते अच परे आ गया है, तो प्लुत प्रगृह अचि नित्यम सूत्र से यह प्रकृति भाव हो जाएगा, और फिर इसको संधि होने नहीं देगा, ठीक। आगे बातें समझ में। अब परीक्षा में इसमें से जो प्रश्न पूछेगा, अब वो देखिए, फिर सेम कंडीशन वैसे ही घुमा करके प्रश्न को पूछेगा जैसे कि वहां की बातें कर रहे थे हम लोग, कि यदि, अब देखिए, अमी, अमी ईसा, यहां पर अमी की किस सूत्र से प्रगृह संज्ञा हुई है, तो प्लुत प्रगृह अचि नित्यम भी देगा, इदु दे दुई वचनम प्रगृहयम भी देगा, और अदसो मात भी देगा विकल्प में, याद रखिए। तो किस सूत्र से हुई है मित्रों, या इसकी अमी की प्रगृह संज्ञा अदसो मात से हुई है। लोग यह पूछ चुका है परीक्षा में, चूंकि लोग अब ऐसा समझते हैं, यार अदसो मात, इसमें तो प्रगृह का कहीं नाम ही नहीं है, और इसमें प्रगृह, इसमें प्लुत प्रगृह अचि नित्यम में प्रगृह का नाम है, इदु दे दुई वचनम में भी प्रगृह का नाम है, तो या तो ये होगा या तो वो होगा। अदसो मात के होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो नहीं, अदसो मात से ही यह इसकी जो है कि प्रगृह संज्ञा हो रही है, ठीक। अगला प्रश्न, कि ये अमी ईसा इस पूरे में किस सूत्र से संधि हुई है, तब अदसो मात भी देगा। ये सब भी यही सब जो इर्द गिर्द 4-5 सूत्र यही सब देता है। तो प्लुत प्रगृह अचि नित्यम सूत्र से इसकी जो है कौन सी संधि हुई है, प्रकृति भाव संधि हुई है। सेम कंडीशन यही राम कृष्णावमु में भी पूछता है, राम कृष्णावमु में भी पूछता है, ठीक। तो सेम प्रश्न पूछेगा तो आप लोग उत्तर दे ही सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात है कि मात किम वृत्ति में लिखे हुए हैं कि पाणिनि ने मात को अर्थ को क्यों लगाया, तो कहते हैं, अब आइए हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, कि मात को इन्होंने क्यों लगाया। तो देखिए, मात के इनके लगाने का जो तात्पर्य है कि अमुके अत्र, अमुके धन अत्र, है ना,
अब देखिए यहाँ पर भी अदस का शब्द है, हालांकि अमुके जो बनता है वो सिद्धि से बनता है, अमुक हम लोग उसमें वहां पर नहीं जाएंगे। यह अमुके बन गया, तो अमुके यहाँ पर देखिए एकारांत है, म का मतलब आदर्श का शब्द है, एकारांत है, तो यहाँ पर इसके बाद अच आया है तो कहीं इसकी भी प्रगृह संज्ञा न हो जाए। ठीक, तो नहीं तो इसकी भी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तो अमुके अत्र ही सिर्फ रह जाएगा, तो प्रकृति भाव हो जाएगा, तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो अब आप लोगों के अच्छा दिमाग में एक बातें और भी उठने लगी होंगी कि अदसो मात तो ये कहता है कि सिर्फ ई और उ के अंतिम मकार के ई और उ का ही हो दीर्घ मतलब क्या प्रगृह संज्ञा। यहां पर तो ए है, तो ऐसा ही इसकी जो है प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, तो फिर मात लिखने क्या जरूरत थी। तो बातें देखिए यहाँ पर ये नहीं है, बातें यहाँ पर यह है कि ये जो अदसो मात सूत्र में जो ये ईदंत और उदंत की जो अनुवृत्ति आती है वह ईदु दे द्विवचनम से आती है। तो यहाँ पर हम लोग ये तीनों कहना चाहिए, ईदंत ई उ और ए तीनों की मकार के बाद ये तीनों आएंगे तो इन तीनों की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। लेकिन हम लोग सूत्र में सिर्फ ई और उ पढ़े, यानी कि अमी और अमु पढ़े, है ना, ए को नहीं पढ़े, छोड़ देते हैं। तो ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि एकारांत यानी म के बाद ए आए, ऐसा कोई मतलब अदस में ऐसा कोई रूप ही नहीं बनता। इसलिए अनुवृत्ति में सिर्फ ईदंत और उदंत को लेते हैं लोग, एदंत का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा यदि नहीं करेंगे तो जब अमुके, तो इसीलिए मात लगाना पड़ा कि अगर म लगा देते हैं तो म पर अमे ऐसा कहीं रूप बनबे नहीं करता है ना, तो इसीलिए हम लोग एक को छोड़ देते हैं। लेकिन यदि म नहीं लगाते, सिर्फ आदर्श ही रहने देते, तो ए तो अमुके में लग गया है, तब तो इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती। इसलिए अमुके की भी प्रगृह संज्ञा ना हो, इसलिए कह दिए कि मात कि मकार के परे सिर्फ इकार और उकार आएगा तभी उसकी प्रगृह संज्ञा होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब एकार आता ही नहीं है, इसलिए एकार का यहाँ पे नाम ही नहीं लिया गया। आगे बातें समझ में। अब जब यह अमुके अत्र हो जाएगा तो यहाँ पर अब कौन सा सूत्र लग जाएगा हम लोगों को, है ए के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है, अय, है ना, एक के बाद आता है तो अय हो जाता है, एचो यवायाव सूत्र लग जाएगा। लेकिन यह पदांत है और एंग है तो एंगी पर रूपम हम लोगों का काम कर जाएगा, और क्या हो जाएगा यहां पर एंग, एंगी पर रूपम ने एंगा पदांता दत्ति, है ना, एंगा पदांता दत्ति काम करके यहां पर जो है कि पूर्व रूप यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी अमुकेत्र बन रहा है ना, अमुकेत्र बन रहा है, तो यहां पर जो है कि बड़ा एंगी पदांत एंगी पररूपम और एंगा पदांतादित्य बड़ा कंफ्यूजन करता है, तो पररूप हो जाएगा, यानी एंगी पररूपम काम अब करेगा, यहां पर पररूप होकर के अमुकेत्र बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज का मित्रों, इतना ही। अब कल से हम लोग 4वें और 7वें सूत्र का अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को जो भी लगा, जैसा भी लगेगा, समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि थोड़ी सी हम गहराई तक भी चले जाते हैं, तो आप लोग उस गहराई तक समझ पाते हैं या नहीं, या फिर उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। ठीक, और जैसा भी आप लोगों के इसमें अगर कुछ कमियां रह गई होंगी, त्रुटियां रह गई होंगी, तो उसे भी कमेंट करके अवश्य आप बताइएगा, उसमें हम सुधार कर लेंगे। ठीक है मित्रों, नमो नमः।